हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल उल्लास कुमार गोखले में। आज हम नया सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस 12th स्टैंडर्ड के लिए होगा। इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 की वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर्स हार्डवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूज़र के बीच का जो दूरी है वो कम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है। पहला जो बड़ा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, दे आर द लार्ज कंप्यूटर्स। तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ था उसमें मेन जो उनका हेतु था वो था यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, ऑप्टिमम करना उसको, क्योंकि हार्डवेयर उस टाइम बहुत कॉस्टली था और इसलिए उसका यूज़ होना ज़रूरी था। उसके बाद जो पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम आए, उसमें पहले तो डॉस आया, उसके बाद विंडोज़ आया। तो ये अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स गेम्स, फिर बिजनेस एप्लीकेशंस और कई एप्लीकेशंस अभी सपोर्ट करता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल कंप्यूटर्स के लिए, यहाँ पे हम लोग जो स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या ज़रूरी रहता कि कंप्यूटर के साथ जो इंटरफेस है इजी होना चाहिए और जो एप्लीकेशंस है वो क्विकली रन होना चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक कन्वीनियंट के लिए यूज डिज़ाइन किए गए, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो रिसोर्सेस है, हार्डवेयर रिसोर्सेस, उसका इफ़िशिएंटली यूज़ करने के लिए, और कुछ जो है दोनों का कॉम्बिनेशन करके करने के लिए यूज़ किए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डू। कंप्यूटर सिस्टम, इट कैन बी रिपली डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स। पहला जो कंपोनेंट आता है वो है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में जैसे कि हम लोग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, सीपीयू, उसके बाद मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर में आता है। ये क्या करता है, हमको जो बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है ये क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। अलग अलग यूजर्स के लिए वो कोऑर्डिनेशन उसका काम है। देन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउज़र, और वो यूज़ होते हैं हर काम करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए। जैसे कि वेब ब्राउज़र हम लोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। कंपाइलर जैसे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करना है तो हमको उसका कंपाइलर ज़रूरी। एंड में आता है यूज़र्स। तो यूज़र्स जो है वो अलग अलग प्रकार के यूज़र्स रहते हैं। अगर हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट लेते हैं जहाँ पे कोई सी प्लस प्लस पे काम कर रहा है, कोई असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहा है, या फिर कोई वर्ड प्रोसेसिंग कर रहा है, टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहा है, या फिर डेटाबेस, तो इस तरह से अलग अलग यूज़र को जो भी कोऑर्डिनेशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। देन लेट अस कंटिन्यू विद दिस। वी कैन आल्सो व्यू कंप्यूटर सिस्टम एज कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। तो अभी कंप्यूटर में हार्डवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर रहता है। जो हमको दिखता है वो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या उसके अंदर जो भरा रहता है वो सॉफ्टवेयर रहता है, और डेटा रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसका प्रॉपर यूज करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क। अभी जो भी हमको काम करना है उसके लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो हमको ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
कैन मेक प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो इसमें क्या है, जो अपना डेटा है और इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहना चाहिए, तो दैट इज also provided by the operating system. उसके बाद let us go to the services in operating system. There are three major categories of services provided by operating system. तो पहला जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और इसको स्टोरेज मैनेजमेंट भी बोला जाता है। दूसरा जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, और तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और IAM से। तो अभी इसको समझने के लिए कंप्यूटर सिस्टम convenient for users, the operating system provides a uniform logical view of information storage. देखिए, अभी जो जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग फॉर्म में रहती है, तो उसका जो यूनिफॉर्म और लॉजिकल व्यू ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम abstracts from the physical properties of the storage device to define a logical storage unit, the file। जैसे कि हमारा जो भी प्रोग्राम है और डेटा है वो डिस्क पे रहता है, हार्ड डिस्क पे रहता है, तो वहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके स्टोरेज डिवाइस के, उसको लेके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक लॉजिक स्टोरेज यूनिट बनाता है, तो हम फाइल पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैप्स फाइल्स इनटू फिजिकल मीडिया एंड एक्सेस दिस फाइल्स वाया द स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये मैपिंग जो है ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई फाइल क्या है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। जो भी फाइल बनाता है वो अपने फाइल में क्या रखना है वो डिसाइड करेगा कि इसमें क्या रखना है। भाई जैसे कि हम लोग अभी C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो सोर्स फाइल रहता है वो C++ का फाइल रहता है, और जब उसको हम कंपाइल करते हैं दैट विल बी कन्वर्टेड टू द ऑब्जेक्ट फाइल, और उसके साथ जो भी डेटा है वो रहता है। देन फाइल डेटा फाइल्स में अलग अलग तरह के फाइल्स रहते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा है तो इट विल बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक डेटा है उसमें खाली अल्फ़ाबेट्स है, और इट कैन बी बोथ अल्फ़ा न्यूमेरिक और इट कैन बी बाइनरी। जिस फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है उस तरह से वो फाइल बन जाएगा। और कुछ फाइल्स जो है जैसे कि टेक्स्ट फाइल, ये फ्री फॉर्म रहता है, इसमें कोई रिजिड फॉर्मेटिंग नहीं रहता। और कुछ फाइल्स जो रहते हैं उसमें स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग रहता है, इसलिए उसको दे आर हैविंग सम फिक्स फिट्स। द ऑपरेटिंग सिस्टम implements the abstract concept of a file by managing mass storage media such as tapes or disk and the device that control them। अभी देखो ये जो फाइल का हमने कॉन्सेप्ट ये किया तो उसको इम्प्लीमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम लोग मास स्टोरेज के लिए जो यूज़ करते हैं हार्ड डिस्क और टेप, उसमें जो स्टोरिंग होता है वो फाइल के फॉर्म में होता है। देन इन एडिशन फाइल्स आर नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज टू मेक देम इजियर टू यूज। ये डायरेक्टरीज क्या है, जैसे कि अभी जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें फोल्डर्स रहते हैं, तो फाइल फोल्डर्स में रहती है। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें डायरेक्टरीज थे, अभी हम लोग विंडोज़ में उसको फोल्डर्स बोलते हैं। उसके बाद जो मल्टीपल यूजर्स हैव एक्सेस टू फाइल्स, अभी जैसे मल्टी यूज़र सिस्टम है उसमें जैसे हर कॉलेज में ये होता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है तो उसमें एक सर्वर रहता है, बाकी सब लोग क्लाइंट्स रहते हैं, तो उसमें जो कंट्रोल है तो अ, जो फाइल अपनी है वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दूसरे का फाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो दैट इज़ हाउ यानी हम लोगों को जो फाइल है रीड राइट और अपेंड करने का जो अधिकार है ओनली लिमिटेड रहता है। तो दैट इज़ व्हाट इज द डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद द फाइल मैनेजमेंट। तो पहला जो एक्टिविटी है वो है क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल। इसमें हम लोग जो भी फाइल है नए से बना सकते हैं, और कोई भी फाइल हमको डिलीट करना है तो हम लोग उसको डिलीट कर सकते हैं।
देन क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग डायरेक्टरीज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। अभी जो फोल्डर्स है या डायरेक्टरीज है उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हमारे नाम का फोल्डर कर सकते हैं जिसमें सारे हमारे जो फाइल्स है उसमें स्टोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इज सपोर्टिंग प्रिमिटिव्स ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इसमें मैनिपुलेशन जो फाइल में करना है, कॉपी करना है, यहाँ से वहाँ लेके जाना है, दूसरी जगह लेके जाना है, दूसरे डायरेक्टरी में डालना है या दूसरे फोल्डर में डालना है, तो ये सब सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन जैसे कि हम लोग देख पाते हैं मैपिंग ऑफ फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब यह है कि हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव, अलग अलग जो पहले जो फ्लॉपी डिस्क आते थे वो सेकेंडरी स्टोरेज है। तो उसमें भी मैपिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन अगर हमारा कंप्यूटर, कई बार हम लोगों को रीबूट करना पड़ता है या नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालना पड़ता है, तो उसके लिए हमको जो भी फाइल्स है कंप्यूटर के उसका बैकअप लेना पड़ता है। तो बैकअप कहाँ पे लेते हैं? जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, आजकल पोर्टेबल डिस्क आए हैं, उस पर बैकअप ले सकते हैं। या अगर तुम्हारा डेटा कम है तो तुम लोग यू कैन टेक द बैकअप ऑन योर पेन ड्राइव्स। उसके बाद जो सिस्टम कॉल्स है, लेट अस सी सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू IAM। अब पहले ये समझने की कोशिश करेंगे सिस्टम कॉल है क्या। अभी जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है दे आर इंटरप्ट ड्रिवन। इंटरप्ट ड्रिवन का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा है और कोई IO डिवाइस को सर्विस नहीं चाहिए और कोई यूज़र कुछ रिस्पॉन्ड कुछ काम नहीं कर रहा है, एट दैट टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम खाली बैठा रहे, इट विल बी वेटिंग फॉर सम इवेंट टू हैपन। और जो इवेंट है उसको हम इंटरप्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी देखो, आप लोग क्लास में बैठे हो और मस्ती कर रहे हो। मस्ती तब तक चालू रहेगी जब तक टीचर क्लास में एंटर नहीं करता। जैसे ही टीचर एंटर करेगा क्लास में तो आपकी मस्ती बंद हो जाएगी। तो दैट इज अ इंटरप्ट फॉर यू। तो जो occurrence of an event is usually signaled by interrupt from either हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी कंप्यूटर सिस्टम में जो इंटरप्ट आएगा, एक तो हार्डवेयर से आएगा या फिर सॉफ्टवेयर से हम लोग इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू द CPU, यूजुअली बाय द वे ऑफ सिस्टम बस। तो ये जो है सिग्नल जो बस से जाएगा CPU के, डायरेक्टली CPU को जाएगा और उसके पिन पे जाएगा वो। और जैसे ही वो सिग्नल जाएगा तो वो उसका प्रोसेस करेगा। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? इट विल ट्रिगर इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल का जो डेफिनेशन है, इट इज अ इंटरप्ट ट्रिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर, को मॉनिटर कॉल भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग जो काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से वो करा सकते हैं। तो पहला जो जो रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, पहला है क्रिएट अ फाइल। तो इससे क्या होगा? ये सिस्टम कॉल जाएगा फॉर क्रिएटिंग अ फाइल एंड क्रिएट अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाने के लिए ये सिस्टम कॉल का यूज़ होता है। उसके बाद ओपन अ फाइल। ये जो फाइल हम लोग ओपन करते हैं, इट कैन बी ओपन फॉर रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन और बोथ ऑपरेशन, रीड एंड राइट ऑपरेशन। देन क्लोज द फाइल। अगर कोई फाइल का काम खत्म हो गया तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। देन रीड डेटा फ्रॉम फाइल बफर। जो फाइल बफर रहता है उससे अगर डेटा रीड करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को एक सिस्टम कॉल लगेगा। देन राइट डेटा फ्रॉम बफर टू फाइल। बफर से अगर डेटा फाइल में लिखना है तो हम लोग फिर सिस्टम कॉल का यूज़ करें। देन मूव द फाइल पॉइंटर। जो कर्सर रहता है उसको फाइल पॉइंटर बोलते हैं। तो वो मूव करने के लिए हम लोगों को जो सिस्टम कॉल लग सकता है। देन लास्ट इज चेंज वर्किंग डायरेक्टरी। हम लोग एक
डायरेक्टरी में काम कर रहा है, एक फोल्डर में काम कर रहा है, उसकी अगर हमको फोल्डर बदलना है या डायरेक्टरी बदलना है तो हम लोग उसके लिए भी सिस्टम कॉल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देन लेट अस गो टू द प्रोसेस मैनेजमेंट। द प्रोसेस मैनेजमेंट does nothing unless instructions are executed by CPU। देखो, जो भी प्रोग्राम है does nothing unless its instructions are executed by CPU। कि तुमने प्रोग्राम रेडी कर दिया एग्जीक्यूशन के, तो जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वो प्रोग्राम वही पड़े रहेगा। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अभी जैसे कि कंपाइलर है, कंपाइलर एक टाइम शेयर्ड प्रोसेस है, यानी इसको जब कंपाइल करना है तो वो कंपाइलर का यूज़ कर सकता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये हर कोई अपना वर्ड अगर ये करता है, चालू करता है और उसमें टाइपिंग करता है एनी एप्लीकेशन और एनीथिंग, देन दैट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस नीड्स सर्टेन रिसोर्सेस इंक्लूडिंग सीपीयू टाइम, मेमोरी, फाइल्स एंड आईओ डिवाइसेस टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। देखो, जो भी प्रोसेस हमको रन करना है उसके लिए सीपीयू टाइम ज़रूरी है, फिर उसको मेमोरी ज़रूरी है, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसके बिना हम लोग इनपुट नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हम लोगों को अगर कोई प्रोग्राम टाइप करना है तो कीबोर्ड ज़रूरी हो जाता है। तो these resources are either given to the process when it is created or allocated to it while it is running। जैसे कि रनिंग स्टेट में है प्रोसेस तो उसको ये रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जो रनिंग स्टेट में नहीं है उसके लिए ये रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। तो व्हेन प्रोसेस टर्मिनेट्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पूरा जो रिसोर्सेज वो प्रोसेस को दिए थे वो वापस ले लेगा। देन द प्रोसेस इज अ यूनिट ऑफ वर्क इन अ सिस्टम। तो प्रोसेस एक यूनिट है। A system consists of collection of processes, some of which are operating system process। अभी इसमें जो प्रोसेसेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेसेस है वो क्या करते हैं, जो सिस्टम का कोड है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और जो यूज़र प्रोसेसेस है वो क्या करते हैं, यूज़र का कोड एग्जीक्यूट। जैसे कि अभी आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने कोडिंग किया है, तो जब उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेसेस है एट ए टाइम एग्जीक्यूट होते हैं बाय अ सिंगल सीपीयू। देखो, अगर हम लोग जो प्रोसेस हमको देखना है तो विंडोज़ में हम लोग देख सकते हैं एट ए टाइम कई सारे प्रोसेसेस चालू रहते हैं और दे आर एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंट, मीन्स एट द सेम टाइम। तो जो सीपीयू है उसको हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करके यूज़ करते हैं, एंड द सीपीयू विल गिव इट्स टाइम फॉर ऑल द प्रोसेस। तो इसमें जो है फिर सीपीयू को हर प्रोसेस के लिए टाइम देना पड़ता है, तो इसमें मेन रोल आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तरफ से, पहला जो एक्टिविटी है शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयू। तो जो प्रोसेसेस का शेड्यूलिंग है, एक प्रोसेसर चालू है उसके बाद कौन सा प्रोसेसर देना है, ये सब शेड्यूलिंग वो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद क्रिएट और डिलीट यूज़र और सिस्टम प्रोसेस, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट का काम। उसके बाद कोई प्रोसेस सस्पेंड करना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट वो प्रोसेस को सस्पेंड कर देगी, और जो सस्पेंडेड प्रोसेस है उसको रिज्यूम करना है, यानी जो रिज्यूम करना है मतलब इट विल बी रेडी फॉर रनिंग। देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अभी ये अलग अलग प्रोसेसेस एट द सेम टाइम चालू रहते हैं तो इसका सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है।
तो ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट का ही काम। उसके बाद जो लास्ट है, अगर 2-3 प्रोसेसेस है उसके अंदर को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करना है, तो दैट इज ऑल्सो डन बाय द प्रोसेस मैनेजर। देन जो सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू पीएम, कौन से कॉल्स रहते हैं। फर्स्ट है क्रिएट ए चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिकल टू पेरेंट। चाइल्ड प्रोसेस का मतलब एक सब प्रोसेस होता है जो कि जो पेरेंट प्रोसेस है उससे आइडेंटिकल रहता है, तो दैट कैन बी क्रिएटेड। देन नेक्स्ट इज वेट फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। अगर चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट होना है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। देन टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस, दिस इज अनदर सिस्टम कॉल। देन अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी हमको बदलना है, चेंज करना है, किसी और प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी देना है, किसी को लो प्रायोरिटी देना है, तो दैट इज द डन विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। देन किसी प्रोसेस को ब्लॉक करना है, किसी प्रोसेस को रेडी करना है, किसी प्रोसेस को डिस्पैच करना है, तो ये सब सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। और सस्पेंडिंग अ प्रोसेस देर इज अ सिस्टम कॉल। फिर रिज्यूम अ प्रोसेस, अगर सस्पेंड किया है उसके बाद उसका रिज्यूम करने के लिए भी हम लोग को सिस्टम कॉल यूज़ करना पड़ेगा। और कोई प्रोसेस को डिले करना है तो ये सब सिस्टम कॉल लोग यूज़ करते हैं। ये अभी सिस्टम कॉल अलग से मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग आते हैं। व्हाट इज सिस्टम कॉल एंड व्हाट आर द सिस्टम कॉल्स रिलेटेड टू IAM, PM एंड MMM, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये दो जो कॉल्स है वो सेपरेटली आपको बताए। देन लेट अस गो टू द मेमोरी मैनेजमेंट। Now, for a program to be executed, it must be mapped to a absolute address and loaded into memory. देखो, अभी हमने एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम किया, तो हमको मैप करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एड्रेसेस और उसको मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। कौन सी मेमोरी में लोड करना पड़ेगा? जो रैम होता कंप्यूटर का, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड राइट मेमोरी, उसमें लोड करना पड़ेगा, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो उसके लिए जो एड्रेसेस रहते हैं वो एब्सोल्यूट एड्रेसेस रहते हैं। उसका मतलब कि जो फिजिकल एड्रेस है, जैसे कि 2000 है, 3000 हेक्साडेसिमल, ऑल दीज आर द एब्सोल्यूट एड्रेस। तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एक्सेसिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, एक एक करके वो इंस्ट्रक्शन लेगा प्रोग्राम से एंड डेटा लेगा, और उसके लिए जो एड्रेसेस है वो बनेंगे, और फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। जो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो उसका मेमोरी स्पेस वो अवेलेबल हो जाएगा दूसरे प्रोग्राम के लिए, दूसरा प्रोग्राम हम लोग उसमें लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मेमोरी मैनेजमेंट का रोल है वो मेमोरी मैनेज करना है। एक प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो वही मेमोरी दूसरे मेमोरी प्रोग्राम के लिए दी जाती है। तो ये जो यूटिलाइजेशन बाय द CPU एंड द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स रिस्पॉन्स टू इट यूजर, तो इसमें इसी वजह से जो मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स मेमोरी में रहते हैं, और इसलिए उसको मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेज जरूरी। तो इसमें एक्टिविटी जो है मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ द मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड हु इज यूजिंग देम, कौन कौन सा पार्ट यूज कर रहा है, इसका ट्रैक रखना, ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद which processes or parts of processes and data to move into or out of memory, which जो प्रोसेस रनिंग में है उसके लिए उसका जो ये है डेटा वो मेमोरी में आना चाहिए, और जो प्रोसेस ब्लॉक्ड है और टर्मिनेटेड है उसका डेटा बाहर जाना चाहिए। तो ये सब मेमोरी मैनेजमेंट विल डू दिस। तो एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड। एलोकेटिंग का मतलब है मेमोरी स्पेस देना, और डी एलोकेटिंग का मतलब है मेमोरी स्पेस वहाँ से वापस लेना। दैट इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें दो सिस्टम कॉल्स यूज होते हैं। फर्स्ट इज एलोकेट चंक ऑफ मेमोरी टू प्रोसेस, जिसमें हम लोग प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करते हैं।
यानी उसको मेमोरी यूज़ करने के लिए देते हैं। और दूसरा जो है वो फ्री अ चंक ऑफ मेमोरी फ्रॉम प्रोसेस, जो प्रोसेस से मेमोरी निकाल दी जाए। तो इस तरह से ये दो कॉल्स मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। तो विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, और ये मेरा ईमेल है। और आपके डाउट्स या इवन इंस्टाग्राम है, या तुम लोग कमेंट करके भी आपके डाउट्स लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने। तो इफ़ you like the video, press the like button, then share with your friends and subscribe to our channel and press the bell icon. अगर आप प्रेस करेंगे बेल आइकॉन तो अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अभी पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों की वीडियोस मैं आगे चल के बनाने वाला हूँ, और इसी सिंपल तरीके से मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।